हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल स्टडी फॉर जॉब पर स्वागत है। एस्टेट का एग्जाम अब जुलाई में होना है। उसके लिए हमने इस चैनल पर सीडीपी की क्लास शुरू कर रखी है। एक क्लास हमारी हो चुकी है, एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज रहेगी हमारी दूसरी क्लास। साथ में मैं आपको बता दूं, जो बच्चे टीजीटी साइंस से हैं उनके लिए भी इस चैनल पर क्लासेस रेगुलर चलती हैं। तो जो ये टॉपिक है हमारा आज का, वो है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये क्लासेस आपको सिर्फ एस्टेट में ही नहीं, साथ में अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो या फिर रीट मेंस की, मतलब जहाँ कहीं भी साइकोलॉजी पूछी जाती है, ये क्लास आपको काफ़ी हेल्प करेगी। ये क्लास तीनों ही लेवल के लिए बेनिफिशियल है, जैसे पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। सबके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इस टॉपिक को आज के बाद पढ़ने के बाद इससे अगर क्वेश्चन आता है, और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता ही है हर साल, इस टॉपिक को आज पढ़ने के बाद आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। और इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, वंशानुक्रम एवं वातावरण, आज का ये हमारा टॉपिक है। तो जो बच्चे का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो डेवलपमेंट है किसी भी बच्चे का, वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का मल्टीपल। ये तो मेन बात हो गई। ठीक है, अब एक बच्चे के विकास में, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में दो फैक्टर इफेक्ट करते हैं। एक हेरिडिटी, वंशानुक्रम कैसा है, दूसरा उसको वातावरण कैसा मिल रहा है। ठीक है, हम एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हेरिडिटी को। देखिए, अगर बात करें हेरिडिटी की, हेरिडिटी, ठीक है, वंशानुक्रम। अब कोई भी बच्चा जो डेवलप हो रहा है, जिसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें हेरिडिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, कुछ क्वालिटीज, कुछ ट्रेट्स मतलब कुछ विशेषताएं और कुछ विशेषताएं और कुछ गुण एक बच्चा अपने पेरेंट्स से एक्वायर करता है। मतलब कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे में, उसकी जो अगली जनरेशन आती है उसमें उसके जीन्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उससे बहुत सारी चीजें रिलेट करती हैं, जैसे कि अगर किसी के पेरेंट्स की आईज का कलर ब्लू है, आईज का कलर कैसा है, ब्लू, ठीक है, ब्लू पेरेंट्स का। ठीक है, अब आप क्या देखते हो, जो उसका चाइल्ड है उसकी भी आईज का कलर क्या होगा, ब्लू, उसकी आईज का कलर भी कैसा होगा, ब्लू। ठीक है, तो ये तो बात, जैसे आईज का कलर हो सकता है, बालों का रंग हो सकता है, हेयर्स का, साथ में उसकी हाइट, उसका वेट, ये सब चीजें, मतलब जो फिजिकली जो हमें दिखाई देता है, वो होती है हेरिडिटी। गुण या फिर उसकी विशेषताएं जो ट्रांसफर होती हैं, उसे हम कह देते हैं ये हेरिडिटी है, मतलब अनुवांशिक है। बच्चे में पेरेंट्स से आ सकते हैं, मतलब उसकी मम्मी से, पापा से, मतलब पेरेंट्स से। ठीक है, साथ में ग्रांड पेरेंट्स से। अब जो ग्रांड पेरेंट्स हैं वो मदर की साइड से भी हो सकते हैं और फादर की साइड से भी। ठीक है, अब माना तो ये जाता है बच्चे में 50% जो आते हैं वो अपने पेरेंट्स से आते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक जो हेरिडिटी बच्चे में दिखाई देती है वो 50% अपने पेरेंट्स से दिखाई देती है। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा शरीर है, ह्यूमन की बॉडी है, वो सेल से मिलकर बनी है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत होती है एक सिंगल सेल से, जिसे हम कहते हैं जाइगोट।
देखिए सबसे पहले देखिए ये है मेल, मेल, ठीक है, और ये है फीमेल, फीमेल, ये है फीमेल, ये है मेल और ये है फीमेल, ठीक है। मेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पर्म, स्पर्म, ठीक है, और फीमेल के अंदर एग, ओवम भी बोल देते हैं, ठीक है। अब मेल का स्पर्म जब फीमेल के एग से मीट करेगा तो फॉर्मेशन होगा एक जाइगोट का, ठीक है। ये इस जाइगोट का न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है, जाइगोट, ठीक है, ये एक जाइगोट। अब जो ये जाइगोट है ये सिंगल सेल, मतलब ये सिर्फ एक सेल का बना है, ठीक है। अब जैसे ये जाइगोट है, इसके जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है इसका, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स। इनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी पढ़ लीजिए आप, ये है क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स, इनको कह देते हैं गुणसूत्र, गुणसूत्र, ठीक है, ये गुणसूत्र है, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जीन्स, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, जीन्स। ये जीन्स ही मेन पार्ट है जो हेरिडिटी को ट्रांसफर करता है, मतलब जो हमें हमारी आंखों का कलर, बालों का कलर जो हमारे पेरेंट्स से मिलता है, उसका रीजन है जीन्स का ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जीन का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो ही हेरिडिटी का इंपॉर्टेंट रीजन है, ठीक है। अब देखिए, अब हमने पढ़ा एक टर्म क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, गुणसूत्र। अब क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे हम। देखें, जो क्रोमोसोम होता है, टोटल क्रोमोसोम पढ़े, किसी भी क्रोमोसोम, टोटल क्रोमोसोम, टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, गुणसूत्र, तो देखिए आप याद रखिए टोटल होते हैं 46, ठीक है, कितने होते हैं 46। अगर पेयर्स में बात करें तो ये होते हैं 23 पेयर्स, ठीक है, कितने 23 पेयर्स, 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। अब मेल से आए 23 और फीमेल से भी आए 23, टोटल हो गए 46, ठीक है। अब इनमें से बच्चे का सेक्स कौन सा क्रोमोसोम डिफाइन करता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो देखिए जो 22 क्रोमोसोम होते हैं ना, 22 क्रोमोसोम, वो होते हैं नॉर्मल, मेल के भी और फीमेल के भी, ठीक है, वो होते हैं नॉर्मल या सेम भी कह सकते हैं, सेम, किसी भी सेक्स का बच्चा हो, ठीक है, मेल हो या फीमेल, ठीक है। लेकिन जो 23वां जो 23वां पेयर होता है क्रोमोसोम का, वो डिसाइड करता है एक बच्चे का सेक्स, कि लड़का बॉय होगा या गर्ल। तो कौन सा करता है, 23। अब ये करता कैसे है वो देख लेते हैं। देखें, इधर ही बताती हूं मैं आपको, देखें, देखिए मेल के अंदर होते हैं एक्स वाई, ठीक है, और फीमेल के अंदर होते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब जब ये मीट करते हैं, स्पर्म और एग जब मीट करते हैं, तो देखिए जो एक क्रोमोसोम मिलते हैं, अगर मेल से आया एक्स क्रोमोसोम और फीमेल के पास तो है ही एक्स, तो यहां से क्या आएगा, एक्स, तो यहां पर होगी गर्ल, जो बच्चा होगा उसका सेक्स क्या होगा, गर्ल, ठीक है। अब दूसरी ओर अगर मेल से आया वाई क्रोमोसोम, क्या आया, वाई, ठीक है, मेल से आया वाई और फीमेल से तो क्या आना है, एक्स ही, सिंपल एक्स ही, ये क्या बना, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई या वाई एक्स, तो ये होगा बॉय, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अब इससे हमें समझ में क्या आ रहा है कि एक बच्चे का जो सेक्स होता है, कि लड़का होगा या लड़की,
ये टोटली डिपेंड करता है फादर के क्रोमोसोम्स पर, ठीक है, क्योंकि मदर के पास तो क्या है, फीमेल के पास तो ओनली XX है, और जो मेल है उसके पास है XY, ठीक है। तो गर्ल होगी या बॉय, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी क्रोमोसोम कैसे है। देखिए ये ही मैंने लिख रखा है, इसमें आप नॉर्मली पढ़ सकते हैं। जाइगोट इज मेड अप ऑफ 2 जर्म सेल, एक स्पर्म और एक ओवम, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जीन क्या थी, फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन क्या है, बेसिक फंक्शनल एंड फिजिकल यूनिट। मैंने बताया था ना आपको पीछे कि जो जीन होता है वो ही ट्रांसफर करता है हमारे अंदर गुणों को, ठीक है। तीसरा, जीन किसके बने होते हैं, डीएनए के। जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, हेरिडिटी के जो फादर हैं वो हैं ग्रेगर मेंडल, ठीक है। सबसे पहले जो हेरिडिटी के फादर हैं वो हैं ग्रेगर मेंडल, ठीक है, ये बात याद रखिए आप। इसमें देखिए ये रहे ग्रेगर मेंडल। इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने एक मटर के पौधे पर, पी मटर पर इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने अपने कुछ ला दिए, ठीक है। हम एक एक को करके पढ़ते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जंप लाज, ये किसने दिया, ये दिया बीजमैन ने। आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जंप लाज, बीज कोश की निरंतरता का नियम किसने दिया, बीजमैन ने, ठीक है, ये आप याद रखिए। दूसरा, लॉ ऑफ रिजम्बलनेस, देखिए इसको पढ़ते हैं हम समानता का नियम, क्योंकि इन्हीं लॉ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए लॉ ऑफ रिजम्बलनेस, लॉ ऑफ रिजम्बलनेस, ठीक है। समानता का नियम, समानता का नियम, ये हमें क्या बताता है, इसमें हमें पता चलता है कि जो चाइल्ड होगा, बच्चा, वो अपने पेरेंट्स के समान होगा। उसके अंदर जो गुण है, जो विशेषताएं हैं, वो सेम पेरेंट्स जैसी मिलेंगी। जैसे उनकी हाइट मिल सकती है, उनके बालों का रंग, ठीक है, उनकी आईज का कलर, ठीक है, उनके टीथ, ये भी मतलब वो मोस्टली उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो उनके नेल्स, ये सब पेरेंट्स जैसे मिलेंगे, मतलब समानताएं होंगी। आई कलर समझ सकते हो आप। दूसरा, हेयर का कलर, दूसरा हेयर, ठीक है, बालों का रंग, ठीक है। हाइट, अगर किसी के पेरेंट्स लंबे हैं तो बच्चे भी यहाँ लंबे ही मिलेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर किसी के पेरेंट्स पतले हैं, बहुत ही पतले, ठीक है, तो बच्चे भी कैसे होंगे, पतले, ये आप याद रखिए। मतलब यहां पर जैसे पेरेंट्स वैसे ही चाइल्ड, सेम। तो इसको हम कहेंगे लॉ ऑफ रिजम्बलनेस, समानता का नियम, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट, हाँ देखिए, लॉ ऑफ रिजम्बलनेस पढ़ लिया हमने, जैसे माता पिता होते हैं वैसा ही संतान, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर जो लॉ आता है, लॉ ऑफ वेरिएशन। देखिए ये जो लॉ है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहीं से बनता है। वेरिएशन मतलब विभिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ वेरिएशन, विभिन्नता, वेरिएशन का मतलब विभिन्नता। अब इसका क्या मीनिंग है, लॉ ऑफ वेरिएशन का क्या मीनिंग है, हमने रिजम्बलनेस में क्या पढ़ा था, समानता में बच्चे पेरेंट्स से बिल्कुल समान है, जैसे पेरेंट्स वैसा ही चाइल्ड। अब यहां ले लीजिए, ये है पेरेंट्स और ये है चाइल्ड। पेरेंट्स की आईज का कलर है ब्राउन, आईज कैसी है, ब्राउन, बट जो चाइल्ड है उसकी आईज है ब्लैक। आ गया डिफरेंस। जो बालों का रंग है, हेयर,
पेरेंट्स के हेयर है कर्ली, ठीक है, लेकिन जो बच्चे के हेयर हैं वो है स्ट्रेट, सीधे। जो पेरेंट्स के बाल हैं वो कैसे हैं, घुंघरालू, और जो बच्चे के बाल हैं वो कैसे हैं, स्ट्रेट, ठीक है। मतलब बच्चा पेरेंट से बिल्कुल अलग है, ठीक है, ये पढ़ लिया। अब देखिए नेक्स्ट कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ वेरिएशन हमने पढ़ लिया। बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर कुछ भिन्नताएं मिलेंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट लॉ देखिए, लॉ ऑफ रिग्रेशन, प्रत्यागमन का नियम। इसमें क्या हुआ, देखिए रिजम्बलनेस में समान था, वेरिएशन में अलग अलग है, लेकिन जो ये लॉ ऑफ रिग्रेशन है, लॉ ऑफ रिग्रेशन, लॉ ऑफ रिग्रेशन, प्रत्यागमन, इसमें क्या हुआ, ये पेरेंट्स है, ठीक है, ये चाइल्ड है। अब देखिए आई का कलर सेम, हेयर का कलर सेम, हाइट सेम, सब कुछ सेम है। मतलब जो सामान्य गुण है, जो नॉर्मल जो ट्रेट्स है, सामान्य गुण है, वो बच्चे ने सारे ले लिए। मतलब उसकी हेरिडिटी में सारे गुण ट्रांसफर हो गए, उसके आईज का कलर भी मिल रहा है, हेयर का भी, हाइट का भी। बट इस लॉ के अकॉर्डिंग हुआ क्या, पेरेंट्स बहुत ही हम्बल है, बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, ईमानदार हैं। चाइल्ड के साथ हुआ उल्टा, पेरेंट्स बहुत ही हम्बल हैं, दयालु हैं, ईमानदार हैं, बच्चा बहुत निर्दयी है, बहुत बदमाश टाइप है, गैंगस्टर टाइप है बच्चा, गैंगस्टर टाइप। जो ये बच्चा है, पेरेंट्स दयालु है, बच्चा गैंगस्टर है, लेकिन जो ये गैंगस्टर बच्चा है ना, इसने ये सारे गुण तो ले लिए अपने पेरेंट्स से, आईज का कलर, हेयर का, हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर, शकल, मतलब सब कुछ सेम है। बट क्या हुआ, इनमें जो विशेष गुण थे वो एक्वायर नहीं कर पाया। तो हम इसको कह सकते हैं लॉ ऑफ रिग्रेशन, प्रत्यागमन का नियम। सामान्य गुण बच्चे ने ले लिए, लेकिन जो विशेष गुण थे वो नहीं ले पाया, ठीक है। ये हो गया लॉ ऑफ रिजम्बलनेस, ठीक है, लॉ ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। अगला देखिए 5वें नंबर पर लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स, अर्जित गुणों का स्थानांतरण। अब इसमें देखिए, जैसे कोई पेरेंट्स हैं, उसने कुछ गुण अर्जित कर लिए, जैसे उन्होंने सीख ली स्विमिंग करनी, उन्होंने क्या सीख ली, स्विमिंग करनी, या फिर उन्होंने फुटबॉल खेलना सीख लिया, फुटबॉल, ठीक है, उन्होंने फुटबॉल खेलना सीख लिया, उन्होंने गाड़ी चलानी सीख ली, मतलब ड्राइविंग करनी सीख ली, उन्होंने ड्राइविंग करनी सीख ली। पेरेंट्स ने ये गुण अर्जित कर लिया, इसमें मदर भी हो सकती है, फादर भी, ठीक है। अब जो बच्चा होगा इनका, उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अगर ये गुण पेरेंट्स के अंदर है तो बच्चा इस दुनिया में आते ही स्विमिंग करने लगे, तैरने लगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसको ड्राइविंग आती हो, ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है। या फिर वो अच्छा प्लेयर हो, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। इन सब को सीखने के लिए उसको कुछ एफर्ट करने पड़ेंगे, ये नहीं कि ये सब भी हेरिडिटी में ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर किसी के पेरेंट्स ने बहुत अच्छी एजुकेशन ले रखी है, सोचिए पीएचडी कर रखी है, ठीक है, पीएचडी कर रखी है, तो इसका मतलब ये नहीं जो उनका बच्चा होगा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको पहले से ही सब कुछ आता होगा। तो आप समझ गए होंगे, सिंपल सा डिफरेंस है, जो गुण अर्जित किए हैं पेरेंट्स ने वो बच्चे में ट्रांसफर नहीं होते, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये हो गए 5 लॉ। अब एक है लॉ ऑफ बायोमेट्री, जीव संख्याकी का नियम। इसको दिया किसने, फ्रांसिस गाल्टन में। इसमें क्या बताया गया, जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं हर एक बच्चे के, हर एक इंडिविजुअल के अलग अलग होते हैं, यहाँ तक कि जो ट्विंस हैं, जो 2 ट्विंस हैं उनमें भी
डिफरेंस देखने को मिलता है। अब मैं आपको थोड़ा सा ट्विंस के बारे में बता देती हूँ। देखिए ट्विंस एक होते हैं, हम पढ़ते हैं ट्विंस के बारे में थोड़ा सा, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। एक होते हैं मोनोजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक, ठीक है, ठीक है। और एक होते हैं डाइजाइगोटिक, ठीक है। दो तरह के ट्विंस होते हैं। इनमें क्या हुआ, एक ही एग को फर्टिलाइज किया गया, ठीक है, और वो बाद में दो अलग अलग जाइगोट्स में डिवाइड हो गए, ठीक है। तो जो ये ट्विंस होंगे, ये जो दो जुड़वा बच्चे होंगे, ये कहलाएंगे मोनोजाइगोटिक। अब इन बच्चों में खास बात क्या है, या तो ये दोनों बॉयज ही होंगे, या तो बॉयज होंगे, या फिर दोनों गर्ल होंगे, दोनों गर्ल होंगे, ठीक है, या तो दोनों बॉयज या दोनों गर्ल। दूसरा, ये दिखने में भी बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। इनकी जो शकल सूरत होती है वो भी लगभग सेम मिलेगी, मतलब पहचानने में मुश्किल होगी कि कौन सा चिंटू है और कौन सा मिंटू है, ठीक है। आप ये याद रखिएगा, ठीक है। अब डाइजाइगोटिक की बात करते हैं तो इसमें अलग अलग दो एग्स को फर्टिलाइज करता है स्पर्म, ठीक है। दो अलग अलग एग को फर्टिलाइज करता है। इन दोनों की प्लेसेंटा भी अलग अलग होती है, दोनों अलग अलग जाइगोट होते हैं। अब इनमें दोनों बॉयज भी हो सकते हैं, दोनों गर्ल भी हो सकती हैं, या फिर एक बॉय और एक गर्ल, ऐसा भी हो सकता है। इनकी शक्ल जरूरी नहीं कि मिले, ये दोनों बिल्कुल दिखने में भी अलग अलग होंगे, तो हम इनको कहेंगे डाइजाइगोटिक, ठीक है। अब देखिए, पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट, हेरिडिटी के बारे में हमने पढ़ लिया, सब कुछ हेरिडिटी से हमें मिल रहा था, अनुवांशिक, मतलब हमारे माता पिता से हमें मिल रहा था। अब पढ़ते हैं इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। देखिए इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले तो आपका परिवार, सोसाइटी, स्कूल, आपके दोस्त, आपके मित्र, ये सब पड़ोसी, ये सब आते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। समाज, विद्यालय, मित्र, परिवार, ये सब आते हैं। हाँ देखिए, हाँ यहाँ तक पढ़ लिया हमने। अब हम देखते हैं इन्वायरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे हमने पढ़ा एक बच्चे में हेरिडिटी में कुछ गुण ट्रांसफर हुए, ठीक है, लेकिन दूसरा उसको वातावरण, उसका वातावरण, इन्वायरमेंट, ठीक है, उसको बहुत अधिक प्रभावित करता है। अब कुछ एथलीट्स हैं, मान लीजिए उनका शरीर हष्ट पुष्ट है, हो सकता है हेरिडिटी उनके बच्चों में भी आ जाए, उनका शरीर भी, उनके बच्चों का शरीर भी बहुत ही ताकतवर हो। अब बात ये आती है, अगर पेरेंट्स एथलेटिक्स हैं, खिलाड़ी हैं, तो वो अपने बच्चों को इन्वायरमेंट भी वैसा ही देंगे, खेल के प्रति उनके रुझान को बढ़ाएंगे, उनको अच्छी एकेडमीज में डालेंगे, अच्छा जो खेल का माहौल होता है वो क्रिएट करेंगे। मतलब क्या किया, वातावरण। बच्चे के विकास में सबसे पहले देखिए, जो इन्फेंसी स्टेज आती है 0 से 2 साल, इसमें बच्चा रहता है अपनी सेंस बेसिस पर, ठीक है। ये इन्फेंसी शैशवावस्था एज है, इसमें वातावरण का खास का रोल नहीं दिखाई देता, इसमें हमें सबसे ज्यादा हेरिडिटी दिखाई देती है, ठीक है। फिर आता है चाइल्डहुड, 2 से 6 साल, ये है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड, अब चाइल्डहुड में बात करें तो जो 2 से 3 है वो प्री चाइल्डहुड, शुरुआत का, और 3 से 6 है वो लेटर चाइल्डहुड, ठीक है, लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। अब देखिए, जो बच्चा 2 से 3 साल का है वो रहता है परिवार में। बच्चा सबसे पहले किसके कांटेक्ट में था, अपनी मदर के, उसके बाद फैमिली के कांटेक्ट में आया, वहीं से उसका इन्वायरमेंट शुरू हो गया, मतलब उसको इन्वायरमेंट की टच में 2 से 3 साल का बच्चा आ जाता है फैमिली से।
उसके बाद जब वो 3 से 6 साल की एज में आता है तो ये एज होती है स्कूल गोइंग एज। इसमें बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है और बाहर के वातावरण से इंटरेक्ट करता है, बहुत सारी बातें सीखता है, बहुत सारी स्किल सीखता है। तो इन्वायरमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एक बच्चे को अगर अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा तो उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा। अगर उसका इन्वायरमेंट खराब है तो उसका चाहे उसकी हेरिडिटी कितनी ही अच्छी हो, उसको मतलब अनुवांशिक गुण जो मिले हैं वो कितने ही अच्छे हो, अगर उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट वातावरण नहीं मिलता तो उस बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता। ये मैंने आपको क्लास के शुरू में ही बताया था। डेवलपमेंट होता है हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये देखा हमने। अब देखिए इसके ये जो इन्वायरमेंट है ये फिजिकल डेवलपमेंट में भी इसका इफेक्ट दिखाई देता है। साथ में जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, बच्चे का मानसिक विकास, जो मानसिक विकास होता है उसमें भी इसका इम्पैक्ट दिखाई देता है। साथ में जो बच्चे का सोशल डेवलपमेंट, मतलब समाज में उसे कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, उसको कहेंगे सोशल। अपने से बड़ों से कैसे बात करनी है, अपने छोटों से कैसे प्यार से बात करनी है, ये सब इसमें रोल होता है। इम्पैक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी एक बच्चे की, इसमें हेरिडिटी का भी रोल होता है, साथ में इन्वायरमेंट का। तो हम कह सकते हैं एक बच्चे की जो कंप्लीट पर्सनैलिटी होती है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का मल्टीपल होती है, ठीक है। व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंट, जो बच्चे के भाव संवेगात्मक विकास है, उसको गुस्सा आ रहा है, वो खुश हो रहा है, किस बात पर उसको खुश होना है, किस बात पर उसको दुखी होना है, ये सब भी हमें इन्वायरमेंट सिखाता है, ठीक है। कोई भी बच्चा है जब बाहर जाएगा तो उसको पता चलेगा इस बात पर नाराज होना है, इस बात पर खुश होना है, ये थोड़ी ज्यादा खुशी की बात है तो इस पर चिल्लाकर खुश होना है। ये सारी बातें भी बच्चा इन्वायरमेंट से ही सीखता है, ठीक है। तो हमने ये सारे संवेगात्मक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। हमने ये हेरिडिटी पढ़ ली और इन्वायरमेंट। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, जो प्रीवियस ईयर आए क्वेश्चन है और कुछ नए क्वेश्चन है। तो हम देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, विच लॉ सो दैट चिल्ड्रन विल बी लाइक देयर पेरेंट्स। कौन सा लॉ बताता है कि बच्चा बिल्कुल अपने माता पिता की तरह होगा। तो हमने कौन कौन से लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ इक्वलिटी, समानता का नियम या रिजम्बलनेस भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ रिग्रेशन पढ़ा था हमने, और लॉ ऑफ डिफरेंसेस पढ़ा था। तो कौन सा लॉ बताता है कि माता पिता के बच्चे समान होंगे। तो इसका है लॉ ऑफ इक्वलिटी, समानता का नियम। इसी में बताया जाता है कि बच्चे बिल्कुल माँ बाप से सेम हो, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, जो ये लॉ ऑफ रिग्रेशन है इसमें तो मैंने बताया था आपको, ये प्रतिगमन का नियम है। सामान्य गुण बच्चा रिसीव करता है लेकिन जो विशिष्ट गुण है वो बच्चा नहीं ग्रहण कर पाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये एक स्टेटमेंट है। ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ये एक दो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको इनको पढ़ना है। जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उनको तो आपको करना ही करना है। तो एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ये पढ़ने हैं, ठीक है। देखिए पढ़ते हैं, The transformation of physical and mental traits from parents to their children is called hereditary sequence। आप इन वर्ड्स को पकड़ लीजिएगा, इस वर्ड से ध्यान रख लीजिएगा, हेरिडेटरी सीक्वेंस। ये किसने बताया, देखिए माता पिता से अपने बच्चों में शारीरिक और मानसिक के परिवर्तन को अनुवांशिकता अनुक्रम कहा जाता है। यह किसने कहा, देखिए पहला जेम्स ड्रेवर ने, दूसरा वुडवर्थ ने, तीसरा डगलस ने, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर रहेगा जेम्स ड्रेवर ने। जेम्स ड्रेवर ने हमें बताया, ठीक है। ये स्टेटमेंट जेम्स ड्रेवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी जीन्स आर देयर इन दी एवरी क्रोमोसोम। हर एक क्रोमोसोम में कितने नंबर ऑफ जीन्स होते हैं। देखिए 3000, 5000, 4000 या 2000। तो ये नियर बाई होते हैं 5000, तो इसका आंसर रहेगा 5000, ठीक है। अगला देखिए, हेरिडिटी सो इट्स इन्फ्लुएंस इन द स्टेज ऑफ। अनुवांशिकता किस अवस्था में अपना प्रभाव दिखाती है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो इन्फेंसी होती है इसके देखिए इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड या अडल्ट पीरियड। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो इन्फेंसी होती है 0 से 2 साल, उसी में
हेरिडिटी का प्रभाव हमें देखने को मिल जाता है, जैसे बच्चे की आंखों का कलर कैसा है, उसके बाल स्ट्रेट हैं या घुंघरालू हैं, बालों का रंग ब्लैक है या ब्राउन है, ठीक है। तो इन्फेंसी में ही हमें, शैशवावस्था में ही हमें हेरिडिटी देखने को मिल जाती है। दूसरा, पर्सनैलिटी इज कम्बिनेशन ऑफ, मैंने अभी आपको पीछे बताया पर्सनैलिटी किसका कम्बिनेशन है, व्यक्तित्व किसका समायोजन है, हेरिडिटी का, इन्वायरमेंट का, सोसाइटी का, या फिर हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, अनुवांशिकता और वातावरण का। तो पर्सनैलिटी किसका कम्बिनेशन है, हेरिडिटी और साथ में इन्वायरमेंट, ठीक है। एक कंप्लीट पर्सनैलिटी अच्छे से तभी डेवलप होती है जब उसकी हेरिडिटी अच्छी हो, साथ में इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉ ऑफ इक्वेलिटी इज बेस्ड ऑन, जो समानता का नियम है वो किस पर आधारित है, देखिए ऑप्शन देखिए, चिल्ड्रन विल डेवलप लाइक पेरेंट्स, बच्चे अपने माता पिता की तरह विकसित होंगे। दूसरा, चिल्ड्रन विल डेवलप अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, बच्चे समाज की तरह विकसित होंगे। या फिर चिल्ड्रन विल डेवलप अकॉर्डिंग टू फैमिली, बच्चे अपने परिवार की तरह विकसित होंगे। देखिए जो चौथे नंबर पर है, चिल्ड्रन विल डेवलप अकॉर्डिंग टू स्कूल इन्वायरमेंट, बच्चे स्कूल के वातावरण के अनुसार डेवलप होंगे। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, दिखने में ही बड़ा है, वैसे इजी बहुत है। तो चिल्ड्रन कैसे डेवलप होंगे, अपने पेरेंट्स की तरह, चिल्ड्रन विल डेवलप लाइक पेरेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनिमिज्म मीन्स, जीववाद का अर्थ है, एनिमिज्म की एक ये टर्म है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी पढ़ाई थी शायद। एनिमिज्म क्या है, एनिमिज्म में एक बच्चा किसी भी निर्जीव चीज को, जैसे ये एक डोल है, ठीक है, ये एक डोल है, एक निर्जीव चीज को ये समझने लग जाता है कि इसमें ये एक मतलब लिविंग चीज है, जैसे एक जिंदा चीज है। देखिए जैसे वो कुछ खाएगा तो सबसे पहले अपनी डोल को खिलाएगा कि ले तू भी खा, अगर डोल नीचे गिर गई तो उसको उठा के उससे पूछेगा लगी तो नहीं तुम्हें, होता है ना। अगर बच्चा फरस पर गिर गया और उसको चोट लग गई तो वो बोलेगा इस फरस ने मुझे मारी, अब आप इसको मारो। तो ये बच्चा कर क्या रहा है, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन वो मुझे लिविंग लग रही हैं, ठीक है, जीवित दिखाई दे रही हैं। एनिमिज्म का मीन मैंने आपको समझा दिया, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है एनिमिज्म क्या है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, एक्टिंग लाइक एनिमल्स, पशुओं की तरह बिहेव करना, ईटिंग विद एनिमल्स, पशुओं की तरह खाना, बिलीव ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सम इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, निर्जीव वस्तु में किसी के अस्तित्व का विश्वास, ठीक है। तो ये वही बात आ गई ना, जो नॉन लिविंग थिंग है उनमें वो उनको वो जीवित मानते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, विच फैक्टर आर रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से कौन सा फैक्टर रिलेटेड है। देखिए सोशल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, या इकोनॉमिक फैक्टर, या नन ऑफ दीज। तो जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट वर्ड आते ही आप सोशल समझिए, सोशल फैक्टर, सामाजिक कारक, ठीक है। इन्वायरमेंट वर्ड देखते ही आप सोशल वर्ड को ढूंढिए, सामाजिक कारक, क्योंकि इन्वायरमेंट वातावरण जो समाज से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज इंक्लूड इन द लॉ ऑफ हेरिडिटी, अनुवांशिकता के नियमों में कौन सा सम्मिलित है। तो जो मैंने आपको 4-5 लॉ पढ़ाए थे उन्हीं में से है, लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड आइडेंटिटी, एक रूपता और पहचान का नियम, लॉ ऑफ डिफरेंस, भिन्नताओं का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन, प्रतिगमन का नियम। तो ये सारे ही लॉ हेरिडिटी से रिलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख, विच क्रोमोसोम ऑफ मैन डिटरमाइन द जेंडर ऑफ चाइल्ड, पुरुष का कौन सा गुणसूत्र बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था, जो 23rd क्रोमोसोम होता है एक फादर का, वो बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है। देखिए तो इसके ऑप्शन देखिए, 3rd, 22nd, 11, 23rd, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 23rd, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकता के जनक कौन है, अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल। बहुत इजी है, ये मैंने आपको बताया था, इन्होंने मटर के दाने पर, मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। नेक्स्ट, हेरिडिटी प्ले मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इन, अनुवांशिकता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाती है। देखिए बालक के भावनात्मक विकास में, इमोशनल डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट में, या फिजिकल डेवलपमेंट में।
तो मैंने आपको क्या बताया, जो हेरिडिटी होती है उसमें बच्चे के बालों का रंग, कलर, हाइट, वेट, तो ये किस में आते हैं, ये आते हैं फिजिकल में। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाती है फिजिकल डेवलपमेंट में, बालक के शारीरिक विकास में हेरिडिटी सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट्स डेवलपमेंट डिपेंड ऑन, विद्यार्थी का विकास किस पर निर्भर करता है, विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है हेरिडिटी पर, इन्वायरमेंट पर, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, वंशानुक्रम एवं वातावरण। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लॉ ऑफ हेरिडिटी, इनमें से हेरिडिटी का लॉ कौन सा नहीं है। देखिए, सिमिलरिटी, समानता का नियम, ये तो पढ़ा था हमने, लॉ ऑफ वेरिएशन भी पढ़ा था, लॉ ऑफ रिग्रेशन भी पढ़ा था, लॉ ऑफ मोटिवेशन ये नहीं है, ये हेरिडिटी के अंदर नहीं आता, अभिप्रेरणा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाए। नेक्स्ट देखिए, इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट हेरिडिटी स्टेब्लिश, संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है। द बेसिक नेचर ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर सच एज ब्रेन, मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर, द एग्जिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्सेस, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। इन द कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, जहां भी आपको ये वर्ड दिखे मतलब ब्रेन से रिलेटेड, तो इसका आंसर रहेगा द बेसिक नेचर ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर सच एज ब्रेन, मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेरिडिटी इज कंसिडर एज ब्लैक सोशल स्ट्रक्चर, अनुवांशिकता को खालिस्तान सामाजिक संरचना माना जाता है। जो हेरिडिटी होती है, हमारी हेरिडिटी होती है वो कैसी होती है, शिथिल, स्टेटिक, मतलब ये बदलती नहीं, ये कैसी है, शिथिल। तो आपको ये याद रखनी है, ये है स्टेटिक, शिथिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय, बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, फादर के क्रोमोसोम के द्वारा। ये मैंने आपको बता दिया था, फादर के पास होते हैं XY, ये देखिए मेल के पास होते हैं XY और फीमेल के पास XX। ठीक है, इसके पास XY और फीमेल के पास XX। तो फादर का जो क्रोमोसोम होता है, पिता के गुणसूत्रों द्वारा किसी बच्चे के सेक्स को डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।